हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 36 फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह एंड प्रैक्टिस पेपर 1 to 35 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द चैनल. सो गाइज, इफ यू आर preparing for TGT PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial for all state TGT PGT exams. And now discuss practice paper 36. देखिए, प्रैक्टिस पेपर 36 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए. इन विच ईयर द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश्ड. डेविड कॉपरफील्ड किस ईयर में पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1850 में एंड लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, जो कि एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं. सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. हु रोट द नोवेल ब्लीक हाउस. ब्लीक हाउस नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था? सो Bleak House is written by Charles Dickens. So the right option will be A, Dickens. Next है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट इज कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर. कौन से विक्टोरियन नोवेलिस्ट सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक नोवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं? सो चार्ल्स डिकेंस इज कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. चार्ल्स डिकेंस को एज ए सोशल रिफॉर्मर माना जाता है क्योंकि जो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां उस समय फैली हुई थी, जैसे अनाथ बच्चे हैं, गरीबी, और उसके ऊपर वो लिखते थे, तो इसीलिए उन्हें एज ए सोशल रिफॉर्मर नोवेलिस्ट माना जाता है और ये विक्टोरियन एज के मेजर नोवेलिस्ट हैं. सो आपका बी सही है, डिकेंस. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4. हु रोट द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था? तो ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिकेंस. और ये एक ओलिवर ट्विस्ट एक अनाथ बच्चा है, उसकी कहानी है. तो ज़्यादातर ये ऐसे ही नोवेल्स लिखते थे, जैसे अनाथ बच्चे बेचारे उस समय किस तरीके से लाइफ जी रहे थे, कैसे बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज विलियम मैकपीस थैकरे. मैकपीस थैकरे कौन है? विलियम, तो ये भी एक इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं. सो विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इंग्लिश नोवेलिस्ट. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. हु रोट द नोवेल वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर किसने लिखा था? वैनिटी फेयर इज रिटन बाय विलियम मैकपीस थैकरे. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, थैकरे. थैकरे के द्वारा ये लिखा गया था वैनिटी फेयर और इनका मोस्ट पॉपुलर नोवेल है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच नोवेल ऑफ थैकरे हैज़ द सब टाइटल ए नोवेल विदाउट अ हीरो. थैकरे के किस नोवेल का सब टाइटल है ए नोवेल विदाउट हीरो? तो इनका ये जो पॉपुलर नोवेल मैंने अभी बताया वैनिटी फेयर, इसी का सब टाइटल है ए नोवेल विदाउट हीरो. सो आपका जो ए है वो करेक्ट है क्वेश्चन का आंसर. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट रोट सैटारिकल नोवेल. किस विक्टोरियन नोवेलिस्ट ने सैटारिकल नोवेल लिखे हैं? सो थैकरे रोट सैटारिकल नोवेल. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट यूज्ड मॉरल एंड फिलोसॉफिकल टोन इन नोवेल्स. यानी कौन से विक्टोरियन नोवेलिस्ट ने अपने नोवेल्स के अंदर मॉरल और फिलोसॉफिकल टोन को यूज़ किया है? तो जॉर्ज एलियट use moral and philosophical tone in her novel. So the right option will be D. जॉर्ज एलियट एक्चुअली एक मतलब फीमेल राइटर हैं, ये मतलब फीमेल नोवेलिस्ट हैं विक्टोरियन एज की, और इनका जो ये इनका पैट नेम है, ये इसी नाम से लिखती थी. जैसे वो चार्ल्स लैम एलियास के नाम से लिखते थे ना, वैसे ही ये जॉर्ज एलियट के नाम से नोवेल्स लिखा करती थी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. Who wrote the famous work The Mill on the Floss 1860, Slash Mariner 1861, Romola 1862, 1863, Middlemarch 1871-72, Daniel Deronda 1876, Felix Holt 1866, Scene of Clerical Life 1858 and Adam Bede 1859. तो ये सारे के सारे फेमस वर्क किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये मोस्ट पॉपुलर वर्क हैं जॉर्ज एलियट के, उनके द्वारा ही लिखे हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉर्ज एलियट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. हुज नोवेल्स
आर पॉपुलरली नोन एज वेसेक्स नोवेल्स। किसके नोवेल्स वेसेक्स नोवेल के नाम से जाने जाते हैं? सो ये थॉमस हार्डी हैं जिनके नोवेल्स को एज ए वेसेक्स नोवेल्स के नाम मतलब रूप में जाना जाता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, थॉमस हार्डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु क्रिएटेड द करेक्टर्स लाइक टेस, ज्यूड, क्लेम, ऑस्टेसिया इन हिज नोवेल्स। यानी कि अपने नोवेल्स में किसने ये फेमस करेक्टर हैं क्रिएट किए थे? तो थॉमस हार्डी हैं। थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल्स में ये उनके जो नोवेल्स में उन्होंने जो करेक्टर क्रिएट किए हैं वो फेमस करेक्टर यहाँ दिए गए हैं। ये जैसे कि टैस है, टैस एक करेक्टर है, बहुत पॉपुलर है। ज्यूड, क्लेम एंड ऑस्टेसिया उनके नोवेल्स के ये कुछ फेमस किरदार हैं। सो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु रोट द फेमस नोवेल अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ईटीसी। किसने ये प्रसिद्ध मतलब फेमस नोवेल्स किसके हैं? ये जैसे अंडर ग्रीन वुड ट्री, ये इनके जो थॉमस हार्डी हैं ये इनके कुछ फेमस नोवेल हैं जिनके यहाँ पर टाइटल दिए गए हैं। तो सभी की सभी ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द नोवेल टेस ऑफ द उर्वर विलेज। ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया, टेस ऑफ द उर्वर विलेज? सो ये लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, थॉमस हार्डी। और ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नोवेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच नोवेलिस्ट इज कॉल्ड रीजनल नोवेलिस्ट। किस नोवेलिस्ट को एज ए रीजनल नोवेलिस्ट जाना जाता है? तो थॉमस हार्डी इज कॉल्ड रीजनल नोवेलिस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच नोवेलिस्ट बिलीव्स इन द फोर्सेस ऑफ फेट, चांस एंड डेस्टिनी। यानी कौन से नोवेलिस्ट फोर्स ऑफ फेट, चांस एंड डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? तो ये थॉमस हार्डी हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। और इनके जो नोवेल्स होते हैं उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आयरनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट। पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो थॉमस हार्डी इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द अर्लीस्ट ऑड्स इन इंग्लिश लिटरेचर वर। अर्लीस्ट ऑड इंग्लिश लिटरेचर में कौन सी थी? सो एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन बाई स्पेंसर, ऑड टू इवनिंग बाई कॉलिंस, ऑड टू नाइटिंगेल बाई कीट्स, या फिर नन ऑफ एबव। तो जो अर्लीस्ट ऑड हैं इन इंग्लिश लिटरेचर वो एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन है बाई स्पेंसर। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हॉरेशियन ऑड इज ऑल्सो नोन एज। हॉरेशियन ऑड को किस नाम से जाना जाता है? और अदर नेम से, मतलब एक तो इसका हॉरेशियन है ही, तो इसे हम दूसरा नाम इसका लेस्बियन ऑड से भी हम इसे जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ड्राइडेंस ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक इरेगुलर ऑड है, ड्राइडन की ऑड ऑन सॉलिट्यूड। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रोमांटिक ऑड एक्सप्रेसेस। रोमांटिक ऑड क्या एक्सप्रेस करती हैं? तो रोमांटिक ऑड एक्सप्रेसेस इमोशनल एंड रोमांटिक रेस्पॉन्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑड इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में सबसे मतलब ऑड के राइटर ग्रेटेस्ट राइटर कौन है? सो टेनिसन इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑड इन विक्टोरियन एज। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऑड टू वेस्ट विंड इज रिटन बाय। ऑड टू वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखी गई है? सो ऑड टू वेस्ट विंड इज रिटन बाय सैली। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑड टू वेस्ट विंड इज रिटन बाय सैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपोजिशन इंटेंडेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन। एक ऐसी कंपोजिशन जो इंटेंड की जाती है मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोनोलॉग कहते हैं। तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोइट हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए स्पेशली जाने जाते हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। वो एक ही इंग्लिश लिटरेचर की एक ही विधा है जिसमें वो प्रसिद्ध हुए हैं मोनोलॉग। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं? इट इज़ ए स्पीच एड्रेस टू ए साइलेंट लिसनर, यानी कि ऐसी स्पीच होती है जिसमें एक साइलेंट लिसनर को एड्रेस किया जाता है। यानी कि जो ऑडियंस होती है वो कैसी होती है? साइलेंट होती है, या फिर कह लो पैसिव होती है वो। ठीक है, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन बस जो स्पीकर है वो बोलता रहता है, बस उसके बोलने से ये लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई है जो सुन रहा है इसकी स्पीच को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूलिसेस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग विच इज रिटन बाय। यूलिसेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि लिखी गई टेनिसन के द्वारा, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिलकी एंड ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक सॉलिलकी और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सॉलिलकी इज शॉर्टर दैन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि जो सॉलिलकी है वो क्या होती है? शॉर्टर होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की बजाय। तो एक तो ये हो गई, एक ये डिफरेंस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एड्रेस टू समवन, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसी को एड्रेस किया जाता है, जबकि सॉलिलकी में ऐसा नहीं है। सॉलिलकी में क्या होता है कि एक जो स्पीकर होता है वो अपने अंदर उठ रहे विचारों को बस जोर जोर से बोलता है। तो उस नाटक के अंदर नाटक के अंदर ये डिवाइस होती है, तो ऑडियंस तो नाटक को देख ही रही होती है, तो वो सुनती है ऐसे। पर लेकिन वहाँ स्पीकर का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है या ऐसा कुछ है। लेकिन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है उसमें एड्रेस किया जाता है, उसमें हमें साफ पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एड्रेस करके ये बात कही जा रही है। एंड थर्ड है, इन सॉलिलकी प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर इज नॉट नेसेसरी, यानी कि सॉलिलकी में क्या है कि किसी अदर करेक्टर की जो प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑडियंस होती है ना सामने स्टेज के, और स्टेज पर जो एक्टर होता है वो अपनी फीलिंग्स को जोर जोर से बोल रहा होता है, तो वहाँ कोई दूसरे करेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सभी की सभी जो डिफरेंस हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग MCQs 29 to 46 आर फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। कुछ MCQs यहाँ पर रोमियो जूलियट प्ले से लिए गए हैं, वो देखिए उनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच सब्जेक्ट डज द नर्स टॉक अबाउट दैट मेक जूलियस अनकम्फर्टेबल। ऐसा कौन सा टॉपिक नर्स मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में नर्स बात करती है जूलियट से, जिससे जूलियट अनकम्फर्टेबल हो जाती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सेक्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच क्वालिटी डज रोमियो लैक। रोमियो में कौन सी क्वालिटी की कमी है? सो सेल्फ रेस्ट्रेंट, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज मर्क्यूसियो फंक्शन एज पार्ट ऑफ द प्ले। मर्क्यूशियो प्ले में कैसा पार्ट करता है, मतलब क्या रोल प्ले करता है? ही मोक्स एंड डिफ्लेयर्स द आइडिया ऑफ रोमांटिक लव, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रोमियोज फीलिंग्स फॉर रोजालीन इलुस्ट्रेट विच ऑफ रोमियोज स्टेट। रोमियो की रोजालीन के लिए जो फीलिंग्स हैं वो रोमियो की कौन सी क्वालिटी को दिखाती हैं, या यानी कौन सा फेज उसका दिखाती हैं? सो इसकी हिज इनिशियल इमेच्योरिटी एंड रोमांटिसिज्म, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डज फ्रायर लॉरेंस मैरी रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट की शादी क्यों करवाते हैं फ्रायर लॉरेंस? टू क्वेल द सिविल स्ट्राइफ इन वरोना। वो चाहते हैं कि जो ये वरोना में ये जो सिविल स्ट्राइफ चल रहा है इन दोनों फैमिली के बीच, ये शायद इस शादी के बाद ठीक हो जाए, तो इसलिए वो करा देते हैं। तो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज द प्ले सेट। रोमियो जूलियट जो प्ले है ये इसकी सेटिंग कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी ये प्ले सेट है वरोना में, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच पोइटिक फॉर्म डज द प्रोलॉग टेक। प्रोलॉग कौन सी पोइटिक फॉर्म को लेती है, मतलब कौन सी फॉर्म होती है प्रोलॉग के अंदर? तो सोनेट, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सोनेट होती है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच करेक्टर्स अपीयर इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग के अंदर कौन से करेक्टर अपीयर होते हैं? रोमियो एंड जूलियट, कैपुलेट एंड मॉन्टेग, एस्केलस एंड पेरिस, या फिर कॉरस? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द कोरस। कोरस अपीयर होता है प्रोलॉग के अंदर, प्ले के शुरू में ये होती है। नेक्स्ट 37, विच इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट इज मैंशनड इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया जाता है? सो द डेथ ऑफ रोमियो एंड जूलियट, सो द राइट ऑप्शन विल बी
ए, डेथ पॉइंट आउट की जाती है रोमियो और जूलियट की। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, विच फ्रेज फ्रॉम द प्रोलॉग एम्फेसाइज द थीम ऑफ फेट पावर। किस फ्रेज को प्रोलॉग एम्फेसाइज करती है फेट ऑफ पावर की थीम में? तो स्टार क्रॉस लवर, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, स्टार क्रॉस लवर की लवर फ्रेज को एम्फेसिस किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज द प्ले रिप्रेजेंट लव as an intense and overwhelming force, so the right option will be A. Next question number 40, how does Romeo and Juliet defeat Christian morality? रोमियो एंड जूलियट क्रिश्चियन मॉरलिटी को डिफी करते हैं कैसे? बाई कमिटिंग सुसाइड। ये जो सुसाइड करना इसमें इस धर्म के विरुद्ध था जो कि इन्होंने की। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कमिटिंग सुसाइड। एंड नेक्स्ट 41, which theme does chorus introduce at the start of the play? कौन सी थीम इंट्रोड्यूस कराता है कोरस स्टार्टिंग में प्ले की? द पावर ऑफ फेट, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, which best describe the difference between the world of the nobles and the world of the servant? Grand gesture was simple need, so the right option will be B. Next 43 question, whom does the play ultimately suggest is responsible for Romeo and Juliet's tragedy? तो आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, सोसाइटी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हु क्रिटिसाइज्ड दिस प्ले सेइंग, किसने इस प्ले को क्रिटिसाइज किया है ये कहकर कि ये प्ले इट इज़ ए प्ले ऑफ इट सेल्फ द रोस्ट दैट आई एवर हियर्ड इन माई लाइफ, कि ये प्ले तो सबसे बुरा है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी, अगर मैंने ये प्ले, जितने भी प्ले मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, उन सबसे बुरा है। तो ये कहा है सैमुअल पेपीज ने। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, सैमुअल पेपीज। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट इन प्रेज ऑफ द प्ले एंड इट्स कॉमिक करेक्टर मर्क्यूसियो, जबकि किसी दूसरे राइटर ने इस प्ले की प्रशंसा की है और इसके एक कॉमिक करेक्टर है मर्क्यूशियो, उसकी प्रशंसा में लिखा है कि शेक्सपियर शो द बेस्ट ऑफ हिज स्किल इन हिज मर्क्यूशियो एंड ही सैड हिमसेल्फ दैट ही वॉज फोर्स टू किल हिम इन द थर्ड एक्ट टू प्रिवेंट बीइंग किल्ड बाई हिम। यानी उन्होंने इसकी प्रशंसा की है, इस प्ले की प्रशंसा तो की ही की है, साथ में इस प्ले का जो कॉमिक करेक्टर है मर्क्यूशियो उसकी बहुत तारीफ़ की है। तो ये ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन ने इसकी बहुत तारीफ़ की है और वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे मरने ही नहीं देता, और जिसके द्वारा वो, मतलब जिस समय वो मारा जा रहा था उस समय मैं उसकी मरने वाली जो प्रोसेस थी उसे ही रोक देता। यानी कि टिबेल्ट उसे जब मार रहा था तो मैं टिबेल्ट को ही रोक देता, मेरा बस चलता तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जॉन ड्राइडन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हु कंसीडर दिस प्ले एज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट प्लीजिंग प्लेज। शेक्सपियर के प्लेज में से इसे मोस्ट प्लीजिंग प्ले माना है जॉन ड्राइडन, निकोलस रॉ ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, निकोलस रॉ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, बिटवीन 1590 एंड 1593, 1590 और 1593 के बीच थिएटर वर्क फ्रीक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन ओइंग टू, यानी लंदन के जो थिएटर थे वो बंद कर दिए गए थे, किस वजह से? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्या था, प्लेग फैला हुआ था 1590 और 93 के बीच। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ब्यूबॉनिक प्लेग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड हॉनरी फिकाबी ली टू डी नी टे टी बस, यानी कि इतना लंबा वर्ड कौन से प्ले में यूज़ किया है शेक्सपियर ने? सो ये इन्होंने ये यूज़ किया है लव लेवर लॉस्ट में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द वार ऑफ रोजेज। वार ऑफ रोजेज एक युद्ध हुआ था 1455 और 1487 के बीच में, उस युद्ध का नाम है, उस युद्ध को द वार ऑफ रोजेस के नाम से जाना जाता है। उसके जो फिगर्स हैं वो किसके वर्क में हमें देखने को मिलते हैं? तो वो शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, शेक्सपियर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। अपने ही किसी वर्क को शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है, वो उनका कौन सा वर्क है? सो वीनस एंड एडोनिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है 51, इन विच टेक्स्ट मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी।
सो द डॉक्टर क्वेश्चन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। इसमें इन्होंने सपोर्ट किया है पॉलीगैमी को, सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हु डज द स्पीकर चूज एज हिज गाइड? अपने गाइड के रूप में वो किसे सेलेक्ट करता है इन एल एलिग्रो? तो एल एलिग्रो एक वर्क है मिल्टन का। इसमें जो स्पीकर है इस वर्क में वो किसे सेलेक्ट करता है अपना एज ए गाइड? तो लिबर्टी को वो सेलेक्ट करता है, तो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हु डज द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ एल एलिग्रो? और एल एलिग्रो जो कविता है इसकी शुरुआत में जो स्पीकर है इस पोएम का वो किसे रिजेक्ट करता है? तो वो मेलंकली को रिजेक्ट करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मेलंकली। क्वेश्चन नंबर 54। हु इज ऑर्फियस? ऑर्फियस कौन है? ऑर्फियस इस कविता का एल एलिग्रो का स्पीकर है, यही है ऑर्फियस। तो एक सेफर्ड है ये फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट डज द स्पीकर आर्ग्यू इन एल एलिग्रो? क्या आर्ग्यू करता है वो एल एलिग्रो में? द लाइफ इज द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट डज द स्पीकर आर्ग्यू? क्या आर्ग्यू करता है स्पीकर इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में तो वो कहता है कि द बेस्ट लाइफ इज़ द लाइफ फुल ऑफ जॉय, यानी कि सबसे अच्छी लाइफ वो होती है जो जॉय से भरी होती है। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 है। व्हेन डिड मिल्टन राइट एल एलिग्रो? एल एलिग्रो मिल्टन ने कब लिखी थी? वाइल स्टडिंग एट कैम्ब्रिज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर। विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एलिग्रो? मिल्टन ने किस पोइट का रेफरेंस दिया है एल एलिग्रो पोइम के अंदर? तो जॉफ्री चौसर का रेफरेंस दिया है उन्होंने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जॉफ्री चौसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो विन द डिबेट? क्या स्पीकर एल एलिग्रो में डिबेट जीत जाता है? सो इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है। सो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस? कौन बोलता है इस लाइन को जस्टिस में? तो ये लाइन बोलता है जेम्स हाउ। इस लाइन को जेम्स हाउ बोलता है जस्टिस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जेम्स हाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। हु स्पीक दिस लाइन इन जस्टिस? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। हु स्पीक दिस लाइन इन जस्टिस? जस्टिस में इस लाइन को कौन बोलता है? वाल्टर हाउ बोलता है। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। द डिटेक्टिव सर्जेंट हु कम्स टू अरेस्ट विलियम फोल्डर, हिज नेम इज? सो विस्टर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। हु इज द मैरिड वुमेन विलियम फोल्डर हैड एन अफेयर विद? कौन मैरिड वुमेन है वो जिसके साथ विलियम फोल्डर का अफेयर रहता है? सो दिस इज रुथ हनीवेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रुथ हनीवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द क्रोन इज मिस्टर हैरोल्ड क्लीवर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द डिफेंस इज मिस्टर हेक्टर फ्रॉम। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हु लीड्स अ मिजरेबल लाइफ विद हर हस्बैंड अ ड्रिंकार हु हैबिचुअली इल ट्रीट्स हर? कौन है इस प्ले में जो मिजरेबल लाइफ जीती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि एक ड्रिंकार है और अपने हस्बैंड से उससे मतलब बहुत बुरी तरह से उसे ट्रीट करता है? सो रुथ हनीवेल है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसीलिए उसका जो अफेयर है वो फाल्डर के साथ हो जाता है और बेचारा फाल्डर फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट रोट इन सीरियल? इनमें से कौन से नोवेलिस्ट लिखते थे सीरियल की फॉर्म में? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, चार्ल्स डिकेंस। यानी चार्ल्स डिकेंस अपने नोवेल्स एज ए सीरियल, एक सीरियल की फॉर्म में लिखते थे पहले तो वो, जो कि मैगजीन में पब्लिश होते रहते थे वीकली या मंथली। फिर वो पूरी साल पब्लिश होने के बाद बाद में एक बुक फॉर्म में पब्लिश होते थे। तो पहले वो सीरियल ही होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन? निम्न में से कौन से प्ले के अंदर प्ले विद इन प्ले सीन है? सो हैमलेट में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। आपने देखा होगा ना माउस ट्रैप
उसके अंदर प्ले होता है। सो आपका ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट काइंड ऑफ ए पोएम इज मिल्टन्स लिसिडस। लिसिडस, मिल्टन की लिसिडस किस प्रकार की कविता है? तो ये एक एलेजी है जो कि लिखी गई 1637 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। अपने बिलवर्ड फ्रेंड की डेथ पर उन्होंने लिखी थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारा जो जन्म है वो क्या है? एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग है। तो ये लाइन ली गई है वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ऑड से। वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ऑड से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द प्ले हैमलेट बिगिंस। सो द प्ले हैमलेट बिगिंस एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है 71, हु स्पीक द फॉलोइंग वर्ड टू होरेशियो इन हैमलेट। हैमलेट में होरेशियो से ये शब्द कौन बोलता है? दे आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर डीम्ड ऑफ इन अवर फिलोसफी। सो हैमलेट बोलता है इन लाइन्स को होरेशियो से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, हैमलेट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन मिड समर नाइट ड्रीम। यानी कि इन मिड समर नाइट ड्रीम में निम्न में से कौन सा करेक्टर नहीं है? यानी 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, क्वींस, फ्लूट, ऑसबोर्न, मॉथ, है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑसबोर्न, क्योंकि वो ऑसबोर्न नहीं है, उसका नाम ऑब्रोन है। ऑब्रोन है ना, ऑसबोर्न नहीं मिलता। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर 73, वैकेंस एसेज आर। वैकेंस के एसेज किस कैटेगरी में आते हैं? फिलोसॉफिकल एंड सेकुलर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन। ए लाइज दैट सिंक एंड सेटल्स इन द माइंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पियर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज नेम्ड। सैटर्न और उसके जो पियर हैं वो कहाँ असेंबल्ड होते हैं पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में? उसका क्या नाम है? सो पेंडेमोनियम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। यहाँ पर पेंडेमोनियम में सब असेंबल्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, इन हिज पोइम रब्बी बैन इजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। यानी अपनी पोइम रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी पोइम रब्बी बैन इजरा में क्या ग्लोरीफाई करते हैं? चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, नन ऑफ द एबव। तो वो ग्लोरीफाई करते हैं ओल्ड एज को। इन्होंने अपनी पोइम रब्बी बैन इजरा में ओल्ड एज को ग्लोरीफाई किया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर। इनमें से कौन सा फेज वर्ड्सवर्थ की विजन को क्लियर करता है या उनके विजन को दिखाता है? यानी मिस्टिकल पैंथिज्म। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। मिस्टिकल पैंथिज्म अप्लाइज होता है वर्ड्सवर्थ की विजन पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द नेम ऑफ रेन दैट फिगर्स इन आर के नारायण नोवेल्स and appreciated as his Casterbridge। तो आर के नारायण भी एक रीजनल राइटर हैं जिनके जो प्लेयर नोवेल्स होते हैं वो सेट होते हैं मालगुड़ी नाम के रेन में। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, मालगुड़ी। जैसे हार्डी सेट करते हैं अपने नोवेल्स वेसेक्स में, ऐसे ही आर के नारायण जाने जाते हैं मालगुड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, वन इन द लाइट ऑफ बेकन एसेज ऑफ स्टडी शुड रीड। यानी कि बेकन का एक एसेज है ऑफ स्टडीज। इसके अकॉर्डिंग हमें जो स्टडी है वो उसमें कहते हैं कि जो हमें स्टडी है वो किस वे में करनी चाहिए? टू कंट्राडिक्ट, टू बिलीव, टू वे या फिर कन्फ्यूट। तो उनका मानना है कि जो हमें स्टडी है वो वे में हमें करनी चाहिए। यानी कि कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो हमें स्टडी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि हम किसी का विरोध करने लग जाएं, क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ लिख रहा है तो वो अपने विजन के अकॉर्डिंग लिख रहा है, यानी कि जो उसे ठीक लगता है वो लिखता है। तो हमें कोई वो नहीं है कि हम उसका विरोध करने लग जाएं। उसने जब कोई पार्टिकुलर कोई चीज़ जब लिखी होगी उस समय वो उसे ठीक लगी होगी, और वो कहते हैं टू बिलीव। और ना ही हमें कोई पढ़ाई पर मतलब ना ही हमें स्टडी इस वे में करनी चाहिए कि किसी ने कुछ लिख दिया तो हम उसे आंख बंद करके बिलीव कर लें, यानी कि जो लिखा है पढ़ लिया वही बस मान लें।
तो टू वेव का मतलब जैसे कि इस उनका मानना ये है कि हमें अपने लॉजिक के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, यानी क्या सही गलत है क्या है, यानी हमारी जो थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए उसको लेके कि मतलब सही गलत की हमें पहचान होनी चाहिए, ना तो हमें विरोध करना है ना ही आंख बंद कर उसको मान लेना है। हमें क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी क्या सही है क्या हमें अडॉप्ट करना है मतलब, और क्या हमें छोड़ना है वो हमें अपने अपने स्तर से समझना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी ब्लैंक वर्स। एंड नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, आई हैव ए profound रेस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सेजासिटी, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सेजासिटी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट का मीनिंग हमें सेलेक्ट करना है, सो सही वर्ड इसका वॉचफुल हो जाएगा। अलर्ट मीन्स होता है सावधान और वॉचफुल का भी यही मीनिंग होता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है 83 के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चूज द अल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। इस फ्रेज का जो मीनिंग एक्सप्रेस करता है उस विकल्प को आपको चुनना है। टू लॉस फेस, लॉस फेस का क्या मीनिंग होगा, सो लॉस फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट सब्सटीट्यूट बताना है आपको इसके लिए। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इसकी हैबिट कैसी है, ऑड हैबिट्स का है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एक्सेंट्रिक हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए आपको करेक्ट सब्सटीट्यूट सेलेक्ट करना है। लैक ऑफ एनफ ब्लड, यानी कि खून की कमी, खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ये सही हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विस। एंग्विस का एंटोनियम बताना है आपको, तो एंग्विस मीन्स होती है कष्ट या कोई पीड़ा, तो इसका जो एंटोनियम वो हो जाएगा कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी आपको क्या है, इसका एंटोनिम बताना है। एसिस्टेंस का, एसिस्टेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड वंड्रस। वंड्रस का एंटोनिम बताना है आपको, तो वंड्रस को हिंदी में कहते हैं दुर्लभ यानी कठिन, तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा इजी, सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको रेलिंक्विश का एंटोनिम बताना है, तो रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग करना, सो इसका जो करेक्ट एंटोनियम है वो हो जाएगा पजेस, इन पजेस मीन्स अधिकार करना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, या फिर रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड एसेल का सिनोनिम बताना है आपको, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका बी, अटैक, क्योंकि एसेल मीन्स होता है अटैक, आक्रमण करना, और अटैक मीन्स भी आक्रमण करना होता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अटैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का सिनोनिम बताना है आपको, तो प्लॉजिबल मीन्स होता है बिलीवेबल, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का सही सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब होता है सजावट करना, डेकोरेशन करना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टू अडॉर्न। देखिए क्वेश्चन 93, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। दिए गए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए बिना बिना विदाउट यूजिंग टू, टू के बिना यूज के। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, वो इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है कि क्या है कि वो रिश्वत नहीं लेता, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलना, उसके अर्थ में बदलाव आए बिना। तो जब 2+2 होता है किसी सेंटेंस के अंदर, 2+2 को हम चेंज कर देते हैं सो प्लस दैट से,
तो ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला आपका ए वाला सही हो जाएगा। ही इज़ सो ऑनेस्ट, वह इतना ईमानदार है, दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, कि वह जो रिश्वत है नहीं लेगा। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद एन एप्रोप्रिएट वर्ब। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक डैश द ग्रीवियंस। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, लुक इन टू द ग्रीवियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, जैसे कि माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो इसको ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव में आपको बदलना है। तो यहाँ पर तो फिर जब पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई वॉज बीइंग टेकन, है ना, और जब वाज वर्ब वाली सेंटेंस में बीइंग लगता है उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो दिस बुक इज प्रीफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज प्रीफरेबल देन दैट, दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट। तो यहाँ हमें पता है कि तुलना के लिए प्रीफर के बाद में टू आता है, तो आपको जो सी वाला है वो सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है। देखिए, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच, कि हम कॉन्फिडेंट है कि इसके मैच जीतने के। तो कॉन्फिडेंट इज फॉलोड बाई ऑफ। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे ऑफ सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको सेलेक्ट करनी है। लेट मी अक्वाइंट हिम द टॉपिक, अबाउट द टॉपिक, विद टॉपिक, टू एंड ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा विद, क्योंकि अक्वाइंट के साथ हमेशा विद आता है। विद सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वेरल योर नाइवर्स। डू नॉट क्वेरल विद योर नाइवर्स। क्वेरल इज ऑल्सो फॉलोड बाई विद, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, विद हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर व्यक्ति के साथ है तो विद होगा, अगर वस्तु के साथ है तो ओवर भी हो जाता है। क्वेरल के साथ दोनों आते हैं, ओवर एंड विद, दोनों प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। विल फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। इफ़ यू गो आउट, अगर तुम बाहर जाओगे, आई डैश द क्रिकेट मैच, मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा क्रिकेट मैच। सो आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, इफ़ वाली क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट में रहती है, और जो मेन क्लॉज है उसमें हम सेल या विल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना इज, यानी कि फेनोमेना का जो सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म क्या होगी फेनोमेना की। फेनोमेना माने क्या होता है, घटना, और ये एक प्लूरल फॉर्म है, हमें सिंगुलर बतानी है यहाँ पर। तो फेनोमेनन हो जाएगी सिंगुलर फॉर्म। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, PHENOMENON। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। द प्लूरल फॉर वोमेन डॉक्टर इज। वोमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या बनेगा, तो वोमेन डॉक्टर का प्लूरल हो जाएगा वोमेन डॉक्टर्स। यानी कि जब दोनों ही, जब कंपाउंड नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें दोनों वर्ड मुख्य हैं, मेन है, डॉक्टर भी मतलब मेन वर्ड है और वोमेन भी मेन वर्ड है, तो दोनों का प्लूराइजेशन होगा। जैसे वोमेन को भी हम प्लूरल कर देंगे और डॉक्टर को भी, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 40 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस फॉर मी, आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फुट, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये आपको देखना है यहाँ पे, है ना। तो 40 किलोमीटर्स, ठीक है, ये एक प्लूरल नाउन है किलोमीटर्स, लेकिन इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी हमेशा, क्योंकि एक निश्चित दूरी को बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। सो बी इज द राइट ऑप्शन हेयर, इज हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन, नो एरर। तो यहाँ पर आपको देखना कौन से पार्ट में एरर है।
तो आपका जो बी वाला पार्ट है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हैज़ होता तब ये ठीक होता। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, ही इज़ द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी। ये वही लड़का है जिसने क्या की थी, मेरी सहायता की थी। तो यहाँ पर देखना आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैज़ होता तो आपका ही सही होता, यहाँ पर हैज़ आएगा क्योंकि जो बॉय है वो सिंगुलर है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। केस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंगाइज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। ठीक है, ये केस क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है नाउन का, जो इसका जो रिलेशन है वो अदर वर्ड्स के साथ शो करता है, तो ये सही है। नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद ए फिनिट वर्ब। नॉमिनेटिव केस का कोई संबंध नहीं होता फिनिट वर्ब के साथ, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। क्योंकि होता है, क्योंकि हमारा जो नॉमिनेटिव केस होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है कि सिंगुलर है ये कि प्लूरल है, तभी तो हम आगे उसको देख कर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव केस डिनोट ओनरशिप और पजेशन। तो जो पजेसिव केस होता है नाउन का वो ओनरशिप और पजेशन को दिखाता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस डिनोट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो ये भी सही है कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है नाउन का वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। तो जो आपका सही ऑप्शन था, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी वाला, क्योंकि हमें जो इनकरेक्ट जो आंसर था वो सेलेक्ट करना था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ भी ऐसे ही कौन सा स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के संदर्भ में सही नहीं है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ये दोनों होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी कि संख्यावाचक विशेषण, हिंदी में बोलते हैं उसे विशेषण। और बी वाला है पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट। तो आपका जो रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर है वो यही वाला है, बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पार्टिटिव एडजेक्टिव कोई टर्म ही नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। बाकी ये सही है सी, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी काइंड और कंडीशन। यानी कि जो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा क्या बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, काइंड को बताता है, प्रकार और उसकी स्थिति को बताता है, दशा को बताता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 108, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर पूछा है कि जो टीचिंग है वो क्या है, तो वो एक वर्बल नाउन है, क्योंकि एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, तो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वर्बल नाउन। और ये टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेल्ड वर्ड है यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। मेकाबर, मेकाबर की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। सो देखिए यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेकाबर, MACABRE, मेकाबर में ये वाली जो बी वाली है ये सही है, इसका मतलब होता है घिनौना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। टीजीटी 2004 में पूछा गया ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है। सो ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, OCCASION। TGT 2004 में ये पूछा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, TGT 2004 में पूछा है। एकमडेट की स्पेलिंग बतानी है। सो आपका जो सी वाला है वो सही हो जाएगा, ACCOMMODATE। एकमडेट माने होता है समायोजित करना, सो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 112, द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक एंड पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग विद अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द राइटर। यानी कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक एंड पैटर्न का हैंड राइटिंग के थ्रू किसी को आइडेंटिफाई करना, राइटर को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है। तो ये ग्राफोलॉजी होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, द स्टडी ऑफ रिलीजन। स्टडी ऑफ रिलीजन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थियोलॉजी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। 114 से 123, 114 से 123 यहाँ पर क्या दे रखा है, पैसेज दे रखा है, जिसे ध्यान से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था, जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो जूरी है वो अपनी ओपिनियन में क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉज, वर, इज एंड एम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका वर सही हो जाएगा, बी, क्योंकि द जूरी क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जब एक ग्रुप की तरह यूज़ होती है, यानी कि ये भी एक ग्रुप को शो करती है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ वाज आती। और जब ये ग्रुप के लोगों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाती है, मतलब पृथक पृथक दिखाती है पूरे समुदाय के लोगों को, तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पर वर यूज़ होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग डैश शीट। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, जैसे हिज है, हर है, देयर है, या फिर अवर। तो यहाँ भी वही है, यहाँ ये तो द कमेटी है, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ जैसे वर्ब है, जब ये पृथक पृथक लोगों को दिखाती है तो सिंगुलर मतलब प्लूरल वर्ब आती है, ग्रुप को दिखाती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसे ही यहाँ पर है, जब ये ग्रुप को दिखाएगी तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा, जब ये पृथक पृथक लोगों को दिखाएगी, अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएगी लोगों को, उनकी ओपिनियन को अलग अलग दिखा रही है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका जो देयर है वो सही हो जाएगा। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 36 कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।